हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है एसिड। तो देखो एसिड की विशेषताएं। एसिड हिंदी मीनिंग है अम्ल। अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अम्ल की मैंने दो विशेषताएं बताई। नंबर 1, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल का अंग्रेजी मीनिंग है एसिड, और एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है, और एसिडस का अर्थ है खट्टा, यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से जठररस में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हो गए आपके अम्ल। अब लेते हैं हम सार। सार स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दो विशेषताएं बताई मैंने सार की। सार स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, अम्ल नीले को लाल करते हैं, लाल को नीला। तो इसके लिए एक शब्द याद रखना आप, अनील। अम्ल में याद रखना अनील। अम्ल में शब्द क्या याद रखोगे? अनील। ऐसे अम्ल, मी से नीला, ले से लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, और सार जो है इसका उल्टा करते हैं, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं जो है सार के उदाहरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं? सार हैं। ये सभी क्या हैं? सार। अम्ल और सार जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं। अम्ल और सार जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं। यदि अम्ल और सार में जल की मात्रा ज्यादा हो, तो वे तनु कहलाते हैं। और यदि अम्ल व सार की मात्रा जल की तुलना में ज्यादा हो, यानी कि अम्ल और सार ज्यादा मात्रा में हो, तो वे सांद्र कहलाते हैं। तो मैंने बताया भाई, तनु अम्ल किसे कहते हैं? जब जल की मात्रा अम्ल और सार से अधिक हो तो वो तनु कहलाते हैं, और जब अम्ल और सार की मात्रा ज्यादा हो तो वो सांद्र कहलाते हैं। अब हम लेते हैं लवण। अगला क्या है? लवण। तो देखो लवण, अम्ल और सार परस्पर क्रिया करके, अम्ल और सार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। तो देखो पूछ लिया जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल और सार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर लेते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो जैसे उदाहरण के लिए
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है सोडियम क्लोराइड नामक लवण और जल H2O का निर्माण करता है। तो यहां देखो ये अम्ल पर्पल अम्ल है, सार पर्पल सार है, पर्पल सार है। तो यहां जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, उदासीन लवण बनेगा। और ये क्या बना, जल। ये क्या बना यहाँ, जल। तो देखो उदासीन लवण की जो pH होती है वो 7 होती है, तो इसकी pH कितनी होगी, 7 होगी। कितनी होगी, 7। अम्ल प्रबल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। क्षार दुर्बल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो यहां अमोनियम क्लोराइड और जल बनेगा। तो यहां जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, अम्लीय लवण। कैसा होगा, अम्लीय लवण। भाई अम्ल प्रबलता, क्षार दुर्बल है, तो जो लवण बनेगा यहाँ वो कैसा होगा, अम्लीय। और इसकी pH जो है वो 7 से कम होगी। क्या होगी, 7 से कम होगी। अब और एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं, उसमें अम्ल दुर्बल लेते हैं और क्षार जो है वो प्रबल लेते हैं। एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। और यहां जो क्षार हमने लिया है वो लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस जल बनता है। जो यहां लवण बनेगा वो कैसा होगा, क्षारीय लवण होगा। और इसकी pH जो है वो 7 से अधिक होगी। इसकी pH कितनी होगी, 7 से अधिक होगी। तो ये हो गया आपके लवण। अब देखो लवणों के गलनांक और कप्तनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। लवणों के गलनांक और कप्तनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब नेक्स्ट है क्रिस्टलन जल। तो देखो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित निश्चित जल अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूं परिभाषा को, क्रिस्टलन जल लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित निश्चित जल अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन जल परिभाषा मैंने आपको बताई, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित निश्चित जल अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे धावन सोडा, NH2, धावन सोडा, इसमें जो है 10 अणु क्रिस्टलन जल के हैं। कितने अणु क्रिस्टलन जल है, 10 अणु जो है क्रिस्टलन जल है। ऐसे देखो जिप्सम, POP, जिप्सम और इसका नाम है POP। इसमें 2 अणु क्रिस्टलन जल है, इसमें आधा अणु क्रिस्टलन जल है। और VIMP उदाहरण आ रहा है फिटकरी। फिटकरी जो है वो एक दिक लवण है। दिक लवण का मतलब उसमें 2 लवण है, एक पोटेशियम सल्फेट और दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट के लिए K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए Al2, कोष्टक में SO4 होल 3। कितने अणु क्रिस्टलन जल, 24 अणु जो है इसमें क्रिस्टलन जल के पाए जाते हैं।
तो देखो K2SO4 एक लवण हो गया, दूसरा लवण है Al2SO4 वैलेंसी से बनता है इसकी 2 3 इसके नीचे आके इसकी 1 इसके नीचे, SO4 की 2 इसके नीचे, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी इसके नीचे आ गई। तो ये बन गया एक लवण कौन सा हो गया पोटेशियम सल्फेट, दूसरा लवण एल्यूमिनियम सल्फेट। और कितने अणु क्रिस्टलन जल है इसमें 24 अणु जो इसमें क्रिस्टलन जल है, इसका नाम है फिटकरी। ये दिक लवण है, दिक लवण यानी कि 2 लवण है इसमें, 1 और ये 2। कितने अणु क्रिस्टलन जल है 24 और ये क्या है कि दिक लवण है और इसका उपयोग जल के शोधन में किया जाता है। अब देखो अम्ल व क्षार की अन्य परिभाषाएं, अम्ल और क्षार की अब लेते हैं हम अन्य परिभाषाएं। उसमें पहली है ऑरेनियस संकल्पना। तो देखो ऑरेनियस संकल्पना, ऑरेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषाएं। अम्ल व क्षार की ऑरेनियस संकल्पना, अम्ल व क्षार की ऑरेनियस संकल्पना। तो देखो पहले लेते हैं अम्ल, इसमें पहले क्या लेते हैं हम अम्ल। ऑरेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। H+ आयन का नाम है हाइड्रोजन आयन। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो ये ऑरेनियस के अनुसार परिभाषा हो गई, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब देखो यहां उदाहरण लेते हैं हम, HCl है, इसे हमने जल में घोला तो ये क्या देगा H+ आयन Aq और Cl -Aq। नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है HNO3। तो इसको हम जल में घोलेंगे तो घोलने पर ये H+ और नाइट्रेट आयन देता है। ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, जल में घोला हमने, घोलने पर H+ और सल्फेट आयन देते हैं। क्या देते हैं सल्फेट आयन। अब यहां देखो हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 तो ये 2 कर दिया। आयन भी देखो पहले से +2 इधर -2 हो गया। ऐसे एसिटिक अम्ल है CH3COH, जल में घोला तो ये क्या देगा एक तो एसिटेट आयन और क्या देता है H+ आयन। ऐसे देखो कार्बोनिक अम्ल है तो इसको जल में घोलेंगे तो ये क्या देगा H+ आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन देता है। तो देखो ये सभी क्या है H+ आयन दे रहे हैं, तो ये सभी यहाँ क्या होंगे अम्ल होंगे। देखो इसने H+ आयन दिया अम्ल, इसने भी H+ आयन दिया अम्ल, इसने भी H+ आयन दिया अम्ल, H+ आयन दिया अम्ल, H+ आयन दिया इसने, ये भी क्या है अम्ल। यानी कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार ओरेनियस के अनुसार। तो ये हो गया आपके अम्ल। अब देखो सामर्थ्य के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और दूसरे दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्णतया आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, तथा ऐसे अम्ल
जो जल में घोलने पर पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो हम लेते हैं प्रबल व दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्णतया आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी क्या है? प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, अर्थात उनकी कुछ मात्रा अवियोजित रह जाती है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये क्या है? दुर्बल अम्ल हैं। तो ये हो गया आपके प्रबल व दुर्बल अम्ल। अब हम लेते हैं ओरेनियस के अनुसार सार किसे कहते हैं? तो क्षार, बेस, इंग्लिश मीनिंग है बेस। सार ओरेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन, OH माइनस आयन का नाम है हाइड्रोक्सिल आयन या कह सकते हो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओरेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तो ये जल में घुलने पर क्या देंगे? OH माइनस आयन। ठीक है। अब देखो यहां उदाहरण लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हमने इसे जल में घोला कि पोटेशियम धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जल में घोल दिया, सोडियम धनायन और हाइड्रोक्सिल आयन या कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन यहां बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जल में घोला, मैग्नीशियम धनायन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। तो ये हो गए सभी क्या है? ये क्षार हैं। तो देखो यहां इसने हाइड्रोक्साइड आयन दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दिया, तो ये सभी क्या है? क्षार हैं। सभी क्या है? क्षार। अब देखो हम लेते हैं वही सामर्थ्य के आधार पर क्षार की दो प्रकार के प्रबल और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार ऐसे क्षार जो जल में घोलने पर पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार हैं। फिर है दुर्बल, दुर्बल क्षार ऐसे क्षार जो जल में घोलने पर पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि क्या है? ये दुर्बल क्षार हैं। ये क्या है? दुर्बल क्षार। तो ये हो गया आपके ओरेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। अब लेते हैं अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। तो देखो ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार वे पदार्थ
जो प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं क्षार कहलाते हैं। तो देखो ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो देखो ब्रांस्टेड लोरी अम्ल और क्षार। तो ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता, अम्ल क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता, और क्षार क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार जो पदार्थ प्रोटॉन दाता है यानी प्रोटॉन देता है, देने वाला है, वो अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्राही है, लेने वाला है, प्रोटॉन को लेता है, वो क्या है? क्षार है। अब बढ़ते हैं आगे, सामान्य उदाहरण लेते हैं Ha+B। देखो यहां ये एसिड A4 एसिड, B4 बेस, यानी कि ये अम्ल है, ये क्या है? यहाँ प्रोटॉन है, तो ये क्या है? अम्ल, और ये क्या है? यहाँ क्षार। अब देखो ये प्रोटॉन देता है और क्या बना लेता? A-, तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन दाता। क्या हो गया? यहाँ हो गया ये प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता है ये, ठीक है। और ये उस H+ आयन को यानी प्रोटॉन को क्या करता है? ले लेता है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर H+, प्रोटॉन ग्राही। क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही, यानी कि ये तो प्रोटॉन देता है, ये तो प्रोटॉन देता है, तो देता है तो क्या हो गया? अम्ल, और ये उस प्रोटॉन को क्या करता है? लेता है, और लेता है तो क्या हो गया? क्षार। यानी कि जो प्रोटॉन दे रहा है वो तो क्या है? अम्ल, और जो प्रोटॉन ले रहा है वो क्या हो गया? क्षार। अब देखो इस अम्ल के साथ जो इधर बनेगा वो होगा सहयुग्मी, सहयुग्मी। इधर अम्ल है तो ये क्षार होगा, और ये क्षार है तो इसके साथ जो बनेगा ये सहयुग्मी, सहयुग्मी अम्ल होगा। क्या होगा? ये सहयुग्मी अम्ल। जैसे देखो यहाँ पेयर बन गया Ha, यानी कि अम्ल, और ये क्या हो गया? सहयुग्मी क्षार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ B, और ये क्या बन गया? Hb+, फिर B तो क्या हो गया? क्षार, और ये क्या बन गया? इसके साथ सहयुग्मी, सहयुग्मी अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? सहयुग्मी अम्ल बन जाता है। तो अम्ल सहयुग्मी क्षार पेयर बन गया, क्षार सहयुग्मी अम्ल पेयर इसमें बन जाता है। अब एक अभिक्रिया हम यहाँ लेते हैं H2O NH3, उदाहरण ले रहे हैं H2O NH3 अब देखो यहां ये H+ आयन देता है, तो यहाँ क्या बच गया? OH- आयन, ठीक है। और ये H+ आयन को ले लेता है, तो यहाँ क्या बन गया? NH4+ आयन, Aq, और ये भी क्या है? Aq। अब देखो इसने दिया और क्या बनाया? ये इसने लिया और क्या बनाया? ये। तो ये तो क्या हो गया? यहाँ H2O तो प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता हो गया, और ये क्या हो गया? यहाँ प्रोटॉन ग्राही। क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन दाता क्या है? अम्ल, तो ये तो हो गया अम्ल, और ये ग्राही क्या हो गया? यहाँ क्षार। अब इसने लिया है और ये बना है, ये क्या हो गया? इसके साथ सहयुग्मी क्षार, और ये क्षार के साथ क्या बन गया? यहाँ सहयुग्मी अम्ल। क्या बन गया? सहयुग्मी अम्ल बन जाता है।
पेयर बनाएंगे H2O OH माइनस, यानी कि अम्ल संयुग्मी क्षार हो गया। और यहां पर क्या बन गया, अमोनिया NH3 और इधर क्या बन गया H4 प्लस। ये क्षार संयुग्मी अम्ल बन गया। क्षार के साथ क्या बन गया, संयुग्मी अम्ल बन जाता है। तो देखो नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। अब हम H2O है, HCl से अभिक्रिया कर रहा है। किससे अभिक्रिया कर रहा है, HCl से। अगला उदाहरण ले रहा हूं मैं। एक उदाहरण दो, HCl है, एक क्यूब H2O से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, Cl माइनस क्लोराइड आयन प्लस H3O प्लस। इसने H प्लस आयन दिया, ये बन गया, इसने लिया, ये बन गया। तो देखो यहाँ HCl से Cl माइनस पे लगाओ, H2O से इस पे लगाओ, तो यहाँ ये क्या, प्रोटॉन दाता है, और ये क्या है, यहाँ प्रोटॉन ग्राही है। जो दाता है वो अम्ल है, ग्राही है जो क्षार है। यहाँ हमने जल को अम्ल कहा था, तो ये प्रोटॉन देने और लेने पर डिपेंड करेगा कि H2 कहाँ अम्ल होगा और कहाँ क्षार होगा। और ये क्या बन गया, अम्ल के साथ बना है, तो संयुग्मी क्षार हो गया। ये क्षार के साथ बना है, तो ये क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल हो गया। पेयर बना लेंगे, HCl के साथ क्या बना, Cl माइनस अम्ल संयुग्मी क्षार हो गया। और यहां पर H2O से H3O प्लस बन रहा है, क्षार संयुग्मी अम्ल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अम्ल व क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। अब देखो ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना के आधार पर जो है एप्रोटिक अम्ल, अब एप्रोटिक अम्ल कौन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड आदि को नहीं समझाया जा सकता है। तो इसके लिए आगे जो है अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना दी गई, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।